अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त सोहेल मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम, मिहिर और शकील जाहिद हाजिर हैं। काफ़ी गैप के बाद जो है वो हम आए हैं। हम छुट्टियां मना रहे थे सर्दियों की, अभी भी वैसे सर्दियां चल रही हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो एक ख़ास इंसिडेंट को रेफरेंस बनाकर एक जनरल गुफ्तगू हम करेंगे। ख़ास इंसिडेंट जो है वो है गुल प्लाजा में लगने वाली आग। लेकिन ये एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे वाक़यात जो है वो आए रोज़ होते हैं। और इसके इसमें जो माली नुकसान होता है वो एक अलग है, लेकिन जो जानी नुकसान होता है वो एक बहुत ही सिवियर उसका उसकी साइड है। तो इसके हवाले से जो है ना, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो कोई बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका सद्देबाब हो सकता है, क्यों नहीं वो किया जा रहा सद्देबाब। गवर्नमेंट को के जो लोग हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, जो दूसरे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं जो हूँ वो सुहेल मुस्तफ़ा साहब की तरफ पहले जाऊंगा कि सुहेल साहब आप जो है इसके ऊपर पहले अपनी राय का इजहार करें। गुल प्लाजा में लगने वाली आग, और फिर इन जनरल जो आए रोज़ हमारे यहाँ जो है ना वो जो ये आग लगने के वाकयात होते रहते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शकील भाई, बात यह है कि ऐसे वाकयात अगर आप देखें ना, खबरें आप पढ़ रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो कुछ 1.5 महीने बाद कोई ना कोई हमें ऐसा वाकया जो है वो सुनने में मिल जाता है। पहले ज़रा ज़्यादा थे, लेकिन अब भी स्टिल जो है ऐसे अफसोसनाक वाकयात हो जाते हैं जिसमें इंसानी जानें जो हैं वो चली जाती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, और फिर बाज़ अवत रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है, बाज़ अवत रिपोर्ट्स पब्लिक भी नहीं होती कि क्या वजूहात थी। तो एक तो ये है कि मुझे जो लगता है ये है कि ये ऐसे वाकयात अगर किसी माशरे में या मुल्क में हो रहे हैं ना, तो और उसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं या माजूर हो रहे हैं लोग, तो इससे लगता है ये कि वहाँ पे इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। क्योंकि अगर इंसान की जान की एक वैल्यू हो एक मुआशरे के अंदर, तो फिर वहाँ पे वो तमाम इंतजामात जो हैं वो किए जाते हैं। सिर्फ मैं सरकार के हवाले से बात नहीं कर रहा, नहीं, सरकार अपने हवाले से करेगी बात जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, सरकार की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने वाले अवामुन नास जो खुद हैं, जिन्होंने अमल करना है उन पॉलिसीज़ के ऊपर, रेगुलेशंस के ऊपर, वो इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे, और वो इंसानी जान की कदर उस वक़्त तक नहीं करते, बल्कि अगर कदर करें भी तो वो कुछ लम्हात के लिए करते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है, उस वक़्त सब लोग बड़ा रोते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और ये चीख पुकार शुरू हो जाती है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही गलतियां जो हैं वो दोहराई जाती हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इंसानी जान की वैल्यू क्या है हमारी नज़र में, कि वो ये अहम भी है या वाकई नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। तो अगर अब इसको ज़रा तफसील से फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट टू किक ऑफ द डिस्कशन, अगर मैं हुकूमती लेवल के ऊपर देखूं, तो मैं ये समझता हूं कि पिछले कुछ सालों से हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नोटिस लिया है। जो हमारे इदारे हैं जिन्होंने सेफ्टी के इंतज़ामात को इंश्योर करना होता है, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। यही जो वाक़या गुल प्लाज़ा का हुआ है, अगर आप इसकी थोड़ी सी स्टडी करें तो इसको पता चलता है कि इसका एक सेफ्टी ऑडिट जो है वो फायर डिपार्टमेंट में नवंबर 23 में भी किया। फिर एक साल बाद एक फॉलो अप ऑडिट भी हुआ, और उन्होंने हाईलाइट की बहुत सारी चीज़ें कि यार यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनको आप ठीक करें, वरना कोई अनटूवर्ड वाकया जो है वो हो सकता है। और वो हुआ। क्योंकि वो चीज़ें जो थीं उनके ऊपर सही तरीके से अमल दरामद नहीं कर रहे थे लोग, वहाँ के रहने वाले भी नहीं कर रहे थे उन चीज़ों पर अमल। और फिर जिन्होंने वो बिल्डिंग मैनेजमेंट करनी होती है, एक वहाँ पे सहूलतें बनानी होती हैं इस तरह के वाकयात को करने के लिए, कम करने के लिए या काबू पाने के लिए, यानी प्रिवेंटिव एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन
द करेक्टिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन भी नहीं हो रहा था और सही तरीके से, और फिर चूंकि लोग खुद शऊरी तौर पर तैयार नहीं थे, वही जो इंसानी जान की वैल्यू की कदर नहीं थी जब तक कि वो ज़ाया ना हुई, तो वो उन्होंने जो है वो फिर करेक्टिव एक्शन भी नहीं कर सके। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हुकूमती, मेरे ख्याल में हुकूमती लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें की जाती हैं। लेकिन पॉलिसीज़ भी हैं, ऑडिट्स भी हो रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज अगर आप देखें वो हमारी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं पिछले 2-3 साल से। जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं उस वक्त भी ये चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि वहाँ पे आपके एस्केप रूट्स वगैरह अवेलेबल है, एग्जिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख रहे होते हैं, अब ज़्यादा कॉन्शियसली देख रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरा मुआशरा अभी जहनी तौर पर वो तैयार नहीं है, इन चीज़ों को एहसास नहीं है उसको इंसान की ज़िंदगी का। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी इस पे वक्त लगेगा, और इस पर थोड़ा सा हमें मज़ीद जो है वो एक एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, एक मुसलसल कैंपेन हर लेवल के ऊपर। एक, इट इज़ नॉट अ 1 वीक कैंपेन, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूस कैंपेन जिसपे ये रियलाइज़ करें कि इंसानी जान की एक वैल्यू है और उसको बचाना हर हाल में और हर एक का जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ़हीम साहब, कुछ आपकी भी इसके ऊपर कोई ख्यालात हैं? बताएं ये क्यों ये वाकया हुआ ख़ास तौर पे, ये और इस तरह के सिमिलर वाकयात जो होते हैं, और क्या किया जा सकता है इनको कम करने के लिए। मेरे ख्याल से सिर्फ दुआई की जा सकती है, क्योंकि बाकी तो हमने कुछ करना नहीं। अच्छा, मैं आपको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक वाकया बताता हूँ। मैं तब सऊदी अरेबिया में था। तो वहाँ पे अक्सर जो है हम प्लान बनाते रहते थे कि पाकिस्तान में जाके क्या किया जा सकता है, ये वो। तो ऐसे ही मैं अपने एक दोस्त के साथ जो है वो कर रहा था। तो वो बात हुई कि चलो वहाँ एक जो है ये कंपनी बनाएंगे ऐसे ही, और ये होगी। तो कहता है यार, तुम्हें तो एक बड़ा वो है कि कंपनी में HSE बनाने का, तो वो तो खर्चा तुम्हारा है नहीं, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों ने तो सारा कुछ जो है वो खुदा पे छोड़ा हुआ है। कि HSE का महकमा जो है वो कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी और मौत लिखी हुई है। तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन हम हर जगह बारहा अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं। हमारे नजदीक को, हमारे माइंडसेट में वो है ही नहीं कि जो है वो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट कोई चीज है। आपकी तो खैर सारी जिंदगी मेरा ख्याल है इस उस डिपार्टमेंट में गुजरी है, आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे ही एक मुझे याद है कि तब मैं एक सऊदी अरेबिया में ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत मशहूर कंपनी है, उसमें काम करता था। और वहाँ पे HSE बहुत ज्यादा, यानी उस पर तवज्जो दी जाती थी उसकी, बहुत ज्यादा। तो हमारा जो CEO था, वो टाउन हॉल मीटिंग किया करते थे वो हर एक दूसरे तीसरे महीने। तो उसमें एक दफा उसने वो HSE का वो शुरू किया लेक्चर देना, ये वो। तो उसने फिर डेटा दिखाया कि पिछले साल हमारे यहाँ सिर्फ जो है पता नहीं, साल में जो है 14 या 15 एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे हुए हैं। और उसमें 14 से 15 से एक्सीडेंट में जो कैजुअलिटीज थी वो कोई 90% जो है वो पाकिस्तानी थे। तो उनकी, या उनकी वजह से हुआ, या उनकी वो इंजर्ड हुए, जो भी हुआ। तो वो मैंने उस पे खड़ा होके उसको कहा कि भाई, ये पाकिस्तान का जो माइंडसेट है उसमें इसकी कोई है ही, हैसियत ही नहीं है। हम तो समझते ही नहीं है कि ये भी कोई चीज है, या इस पे भी कोई तवज्जो देनी चाहिए। तो उससे पे मेरी बहस शुरू हो गई। खैर, मैं एक वो जूनियर लेवल का वो था, वो CEO था, तो वो फिर ज्यादा देर चली नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें जो है वो डिटेल में बाद में ईमेल लिखूंगा कि क्या है। तो मैंने उसको यही बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हम इसको जो है HSE को कोई अहमियत नहीं देते। हमारे नजदीक के कोई अहम मामला नहीं है। और ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा। और इस तरह जो है यही माइंडसेट लेके हम जो है हम अपने इर्द गिर्द हर वक्त चीजें देखते हैं। और ये जो गुल प्लाजा है, ये भी एक यही चीज है। अब आप जैसे बता रहे हैं कि वो ऑडिट हुए और ये हुए, उन्होंने खाना पूरी की, उन्होंने टिक कर दिया। लेकिन जो उसके स्टेक होल्डर हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि क्या उसमें है। अब उस प्लाजा में मेरा ख्याल है कोई 500 या 1000 दुकानों की गुंजाइश थी, और 5000 दुकानें वहां मौजूद थी। एक एक दुकान के उन्होंने हिस्से करके उसमें कर दी, वो सब पैसे सारे ब्लॉक किए हुए थे। 16 उसमें से रास्ते थे जो पता नहीं शायद बंद भी थे, या 12, जो भी है। तो हम्म। ये सारी चीजें हमारे नजदीक कोई अहमियत रखती ही नहीं है। तो आप इसके अलावा कोई उसमें देख लें। अभी ये सर्दियों हम गुजार रहे हैं, मैं शाम को बाहर निकलता हूँ,
हमारे इर्द गिर्द जो है ये पॉश इलाका है, तो उनके जो मुलाजमीन होते हैं वो बाहर, मैं रोज देखता हूँ, वो बाहर उन्होंने एक झाड़ियां सी इकट्ठी की होती हैं, आग लगाई होती है, और उसके इर्द गिर्द पूरे वो फैमिली की फैमिली बैठी होती है, और ऊपर चढ़ के वो बच्चे बैठे होते हैं। नहीं, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, उनके नजदीक ये कोई वो है ही नहीं कि इसका कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस माइंडसेट के साथ हम जो भी करेंगे उसके नतीजे जो है हमेशा यही निकलेंगे। और बजाय उससे कोई सबक सीखने से हम यही वो सीखते हैं कि वो अल्लाह की वो मर्जी थी। वो जो देखो वो जो है वो बाहर जा रहा था, वो अचानक बस 5 मिनट के लिए आया और वहीं वो जल के मर गया। देखो अल्लाह ने कैसी उसकी मौत लिखी हुई थी। अब बजाय कोई सबक सीखने से, बजाय कोई करेक्टिव एक्शन लेने, मेजर लेने से, आप उसमें अल्लाह की मर्जी हमेशा निकालते रहते हैं। तो जब तक ये माइंडसेट रहेगा तो ये ऐसे ही होता रहेगा। हम्म। ठीक है। उसके हाँ वो मैं आप दोनों की दो बातों के ऊपर ही जो है वो उसको कुछ कहना चाहूँगा। एक तो जो सोहेल साहब ने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो अब कुछ कर रही है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और फलाना है। मैं ये जानता हूँ यानी सारी दुनिया में मैंने ये देखा है, और पाकिस्तान में भी गाहे बगाहे इस तरह की मैंने चीज़ें देखी हैं कि गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहे, वाकई करना चाहे, तो सब कुछ हो जाता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि जो तजावुज़ात हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। हमारी नेचर ही नहीं है तजावुज़ात को ख़त्म करने वाली, लेकिन हो गई ख़त्म। तो कंसिस्टेंटली उन्होंने किया और जो है ना वो सफाई हो गई। और इसी तरह जो है जो आज से चंद साल पहले तक जो है जो सड़कों का और गलियों का और जो हाल होता था सफाई के हवाले से, वो बहुत बेहतर हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ये करेंगे। ये जो बात है कि जी आए ऑडिट किया और उन्होंने चले गए, इसका मतलब उन्होंने खाना पूरी की है। वो अपनी जो गवर्नमेंट का जो वो अहलकार थे, उन्होंने अपनी जान बचाई है, अपनी उन्होंने सेफ्टी की है कि जनाब हमने तो कर दिया था। उसके बाद ये जाने और ये जहन्नम में जाएं हमारी बला से। तो जो कोई इदारा ऐसा है जो कि ये जिसका काम है ये देखना कि यार ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसका एक डिज़ाइन था, उस डिज़ाइन के हवाले से क्या वो डिज़ाइन बना भी है कि नहीं बना, और अगर वो बन गया है तो क्या अब वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जैसे फ़हीम साहब बता रहे हैं कि जी उन्होंने 500 दुकानों की जगह 5,000 दुकानें बनी हुई हैं, रास्ते ब्लॉक हुए हुए हैं, तो किसी को ने तो देखना है ना। तो वो किसी ने नहीं देखा और किसी को कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह भी सोहेल साहब ने बता दी है कि इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है हमारी नज़र में। और जो है जो फहीम साहब ने बात की है, उस माइंड से बिल्कुल एग्जैक्टली यही माइंड सेट है हमारा। और इस माइंड सेट में यानी अल्लाह मुझे माफ़ करे, जो सबसे ज़्यादा जो जालिम हस्ती निकलती है ना वो अल्लाह ताला खुद है। क्योंकि हम तो सारा कुछ अल्लाह पे डालते हैं। अल्लाह ने आग लगा दी, अल्लाह ने ट्रेन के नीचे दे दिया, अल्लाह ने जो है ना वो गोलियों से भुनवा दिया सारा कुछ, जो है ना बंदा आया नौकरी वो शॉपिंग करने के लिए, अल्लाह ने आग लगा दी। तो सबसे जालिम तो अल्लाह निकल आता है इस तरह से, इस माइंड सेट से। नाउजुबिल्ला। तो हमें ये सोचना होगा कि ये इस माइंड सेट में और इस सोच के अंदर ना कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो है जो भी हमें जिसने भी पढ़ाया है या आजकल भी पढ़ाते हैं जो लोग भी पढ़ा रहे हैं ये सबक, कि जी जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, और जो है वो जब जिस टाइम के ऊपर आपने मरना है आपने उसी टाइम के ऊपर फड़क जाना है, तो ये तो फिर तो इस लिहाज से तो खुदकशी भी जायज़ हो जाती है क्योंकि जी वो अल्लाह ने लिखी हुई है। और दूसरे का मर्डर भी जो है ना वो जायज़ हो जाता है क्योंकि अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो सारा कुछ अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो सज़ा तो किसी बात की भी नहीं है। तो ये एक ऐसी खौफनाक वो हमारी सोच हो गई है जिसकी वजह से जो है ना हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इस्लाम क्या बताता है? इस्लाम ये कहता है कि खाना काबा से ज़्यादा मोहतरम है इंसानी जान। यानी जिस खाना काबा को देखने के लिए हम तड़पते रहते हैं, उससे ज़्यादा एक मोहतरम है इंसानी जान। हमारे यहाँ पे जो है वो कोई हैसियत ही नहीं है। और जो है वो हम इसके ऊपर इससे पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ऑनर किलिंग होती हैं और वैसे मर्डर होते हैं और ये जो जिस तरह के ये वाकयात हो रहे हैं,
तो इसकी तो किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चलो नहीं है, मैं ये कहता हूं कि जो दुकानदार वहां बैठे हुए हैं, एक दुकान जो है, कपड़े की दुकान है या परफ्यूम की दुकान है या किसी और चीज, उसके पास अगर जो है वो फर्ज कर लेते हैं यार, कम से कम जो है ना 50 लाख का सामान है, या चलो 25 लाख का सामान है, आप 25,000 रुपए का एक वो नहीं रख सकते फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट? किसी दुकान में नहीं होगा, आई एम श्योर। तो वो दुकानदार जो बैठा हुआ है, जिसका अपना पैसा लगा हुआ है, और उसने जो है वो इतना कपड़ा और इतनी चीजें, इतना पैसा लगाया हुआ है, एक उसने सिलेंडर रखना है। अगर हर दुकान के अंदर होता तो ये नहीं होना था काम, जो अब हो गया है। वो उतने लेकिन पैसों से वो माल खरीद लेते हैं ना वो। हाँ, तो इस कदर जो है वो पैसे की हवस हो गई है कि एक पाई भी जो है वो उनके नजदीक ये जाया हो गया पैसा। यानी अगर आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ले लिया तो आपने पैसा हाँ। जाया कर दिया, उसकी जगह आप जो है ना 3 थान ले लेते कपड़े के, एग्जैक्टली। है ना? इस मार्केट में जो है ना ज्यादा प्लास्टिक्स और वो मेलामिन, वो जो थी ना उनकी चीजें थी, तो उसकी वजह से ये ज्यादा सीवियर वो टॉक्सिक फ्यूम्स निकले हैं बहुत ज्यादा, और उससे बेहोश होके ज्यादा, फिर बेहोश हुए तो जाहिर है वो फिर अनकॉन्शियस हो गए, तो फिर जल के वो हम्म। बहुत हो गए सारे। तो कपड़े नहीं, हम्म। इसमें प्लास्टिक जो है वो ज्यादा वो था। और प्लास्टिक्स पे हमें खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो उसमें जितने खास तौर पे जो पीवीसी है उसमें जो क्लोराइड है, वो तो आपको पता है क्लोरीन तो जहर है एक, तो उसके जो फ्यूम्स हम्म। निकलते हैं वो सारे जो है वो जहरीले होते हैं, और उन्हीं से ये जो है बंदे बेहोश होके, जो मैंने सुना है इस रिपोर्ट्स के, वो काफी देर तक वो जो थे जिंदा थे, आग वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन धुएं से बेहोश होके गिर गए हुए थे। फिर जाहिर है फिर हम्म। जब इवैक्यूएट नहीं कर सके तो फिर वो फौत हो गए। हम्म। हम्म। तो अगर जो है जो भी यानी उनका वहां पे था जो सामान था, तो ये सोच जो है कि मैं अपनी दुकान को बचा लूं, ये सोच भी नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की कोई अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती कि जो है वो आग लग सकती है। हालांकि सिर्फ कराची में पिछले 3 साल में 23 वाकयात हुए हैं बड़े आग लगने के, सिर्फ कराची में। ये लाहौर में एक तो कल ही हुए हैं, एक दो, हाँ उतने अल्लाह का शुक्र है उतने वो नहीं हुए उसमें कैजुअलिटीज, लेकिन हुए तो हैं। हाँ हम्म। और ये जो प्लाजा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 मंजिला प्लाजा था। आप देखें पूरी दुनिया में 100 100 मंजिला प्लाजे होते हैं, और आखिरी मंजिल पे भी अगर आग लगती है तो वो दे आर इक्विप्ड के उसको वो बुझा लें और उस पर काबू पा लें। ये 3 मंजिला प्लाजा था, इस पे जो है वो काबू नहीं पा सका। पूरा कुछ जला है, तो यानी जल के खुद ही आग बुझ गई है, तो वो बुझी है, बुझा नहीं सके वो। हम्म। हम्म। तो वो यानी ऐसे ही। वो तो अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो फायर फाइटिंग की गाड़ी आई तो पानी नहीं था। तो यानी कोई इनएफिशिएंसी की जो है ना वो हर मैं तरफ। अच्छा, एक और मैंने बात। एक अच्छा मैंने एक देखी उस इसी की वीडियो, कि वो पानी का जो है वो उनके पास होज नहीं था, वो बाल्टियां ला ला के पानी के बाल्टी उसके ऊपर डाल रहे थे। हाँ अगर हंसने की बात नहीं है, जिनके हाँ साथ ये साने हुए हैं अल्लाह उनकी सब्र दे उनको, लेकिन अपनी यानी बेहिसी, और इस पे हंसी इसलिए आती है कि किस कदर बेहिस हम लोग हो चुके हैं, और क्या इस पे जो है वो कहा हम्म। जाए। इसकी सॉरी आपको मैंने कट हाँ। दिया। मैंने ये एक एक और इसका इसका एस्पेक्ट है। सोहेल साहब, आप और फहीम साहब, आप भी जो है ना वो उस पे कोई राय का इजहार करें। वो है कि जिस जिन हर बिल्डिंग जो है ना, जो प्लाजा है या इस तरह की कोई मार्केट है जो बनती है, वो कोई डिज़ाइन करता है। एक इंजीनियर होगा या इंजीनियरिंग फर्म होगी जो उसको डिज़ाइन करती होगी। फिर जो है वो एक कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते होंगे जो कि वो उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते होंगे। और फिर जो है वो उसके अंदर वो दुकानें बनती हैं, ये सारा कुछ होता है। अब हम कहते हैं कि जनाब वो फलानी जगह आग लगी थी तो वहाँ तो फायर एग्जिट्स थे ही नहीं, या बहुत कम थे, या इस तरह की। इसका मतलब है कि जब वो डिज़ाइन हो रही थी और वो डिज़ाइन इंप्लीमेंट हो रहा था, वहां पर उस स्टेज के ऊपर भी प्रॉब्लम्स थी। अब अच्छा, इससे जो है, इसका मैं अगर आपको जवाब नहीं दूं, नहीं, अभी तो सॉरी मैंने आपकी बात फिर मैं पूरी की बात नहीं करूं। ना।
अच्छा, जी जी। मैं जो जो पॉइंट लेना लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या ऐसे है कि हम हमारे यहाँ पे जो भी इस तरह के काम करते हैं, ये सोच नहीं पाई जाती है उस उन इंजीनियर्स में जो डिज़ाइन कर रहे हैं या आर्किटेक्ट जो हैं या जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि जो मेरी डिज़ाइन की हुई चीज़ है, जो मेरी बनाई हुई चीज़ है, उसके अंदर अगर कोई खराबी निकलती है तो ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। ये सोच जो है, आप जानते हैं, आप सोहेल साहब आप जापान में रहे इतना अरसा, या फ़हीम साहब आप इतना अरसा बाहर रहे, गोरे के अंदर जो है या जो जो तरक्की याफ्ता वहाँ इलाके हैं, वहाँ पे लोग अपने आप को कर्स करते हैं अगर आप उनके काम में कोई खराबी आप उनको निकाल के दिखाएंगे, ले तेरे काम में ये खराबी है। यानी यहां तक हो जाता है खुदकुशी कर बैठते हैं लोग। चलो खुदकुशी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम कोई शर्मिंदगी, कोई इस बात का एहसास ऐसा क्यों नहीं है हमारे यहाँ? जी फहीम साहब। जी, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, इसी बिल्डिंग की मिसाल से लेते हैं। ये बिल्डिंग मेरा ख्याल है कोई 30-40 साल पुरानी थी, जहां तक मुझे पता चला है। अब जब 30-40 साल पहले उसने डिजाइन बनाया होगा, आई एम श्योर कि उसने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से इवैक्यूएशन या उसके उसके जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ये बिल्डिंग बनी थी को शायद 500 दुकानों के लिए। अगर ये 500 दुकानें इसमें होती तो उसमें जितना इन्फ्लक्स होता लोगों का, उसके हिसाब से इवैक्यूएशन के लिए शायद वो ठीक होती। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जो ओरिजिनल चीज बनी उसके जो है 2 साल बाद जो है वो उसमें ये कर दिया, उसमें ये डिले। हम दूर ना जाएं, अपने घरों को देखें। मैं खुद इसका गवाह हूँ। कौन सा घर है हमारा ऐसा जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुई? या मैंने अगले बेटे की शादी की है, एक कमरा ऊपर और डाल दो। एक दूसरे बेटे की शादी हुई, ऐसा दूसरा कमरा एक और डाल दो। अब जो चीज डिजाइन हुई, आपने घर भी तो ऐसे ही डिजाइन किया होगा ना, वो तो आपकी अपनी मलकियत है। तो वो बात वही है कि हमारे माइंडसेट में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हम ये देखते ही नहीं है कि भाई उसकी क्या वो जो सिविक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे पूरी होगी या नहीं होगी। लालच हर जगह गालिब आता है। वो घूम फिर के वही बात आ जाती है जो मैं हर दफा कहता हूँ कि मुल्क जो है वो 12 करोड़ लोगों के लिए है, रहे उसमें 25 करोड़ रहे हैं, 5 साल में जो है 40 करोड़ हो जाएंगे। तो हम्म। ये उसका नतीजा निकलना ही निकलना है। जो दुकानें 500 थी वो 5,000 इसीलिए हुई कि वो खानदान बढ़ गए। उन्होंने जो है वो अब रोजगार उन्होंने कमाना है, उसने अपने बेटे को छोटा एक हिस्सा उसको डाल दिया, एक हिस्सा उसने डाल दिया होगा, कोई किसी और रिश्तेदार को डाल दिया होगा। तो हमारे यहाँ बिल्डिंग जो बनती हैं उस पर कौन सी तवज्जो? कोई भी बिल्डिंग जो बनती है वो कौन से अपने डिजाइन के मुताबिक रहती है? अगर वो अमल वो करे भी तो पहले एक 2-4 साल 5 साल कर लेंगे, उसके बाद कौन देखता है, कौन किसको याद रहता है? तो पर वो फिर एक दफा वो उससे गुजर गए उस साइकिल से, तो उसमें जो मर्जी आप बनाएं, जो मर्जी आप अमेंडमेंट करें बगैर किसी उसके, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका मेरे हाँ। ख्याल में तो ये इसका जवाब है। तो जी यानी सुहेल साहब, आप ये आप कोई कह रहे रोशनी हैं, डालें। आप ये कह रहे जी। हैं कि जो बिल्डिंग भी हमारे यहाँ डिज़ाइन होती है, जो डिज़ाइन लेवल के ऊपर सारी बिल्डिंग्स ठीक होती हैं और उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉट नेसेसरीली हम्म। कि वो ठीक होंगी, लेकिन एक इसकी शक कि आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दें उसको, कि उसने अगर 30 साल पहले ये 500 दुकानों के लिए बनाई थी और आप उसमें अगर जो है 5,000 दुकानें हैं, तो उसमें डिजाइन का उतना फॉल्ट नहीं है, हाँ उसमें देखिए दूसरे इसमें, अनासर का ज्यादा फॉल्ट। जी हाँ असल में इशू ये है कि डिज़ाइन, एक तो डिज़ाइन अप्रूव भी करती है रेगुलेटरी बॉडीज। जी। जी दूसरा जो डिज़ाइन कॉस्ट होती है ना, डिज़ाइन कॉस्ट, वो दैट इज़ नॉट मच। डिज़ाइनर ने अपना जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेफर हुआ हुआ एनएफपी है जिस तरह, या लोकल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, उसको उसने पेपर के ऊपर उसने उनको इम्प्लीमेंट कर देने कि यार अच्छा ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इसका एक हाइड्रेंट होना चाहिए, मॉनिटर्स होने चाहिए, ठीक है, इसमें इस तरह का एक फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, वो वो डिज़ाइन कॉस्ट इज़ नॉट मच। उससे ज़्यादा बड़ी कॉस्ट होती है उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो मटेरियल आप परचेज करते हैं, ठीक है ना, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो एक, मतलब अगर टोटल 100 रुपीज़ है तो डिज़ाइन कॉस्ट तो 5 या 6 रुपए होगी। बाकी वो जो 95 रुपीज़ जो है वो बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है। तो लेकिन होता सोहेल ये है साहब, कि, जो कंसल्टेंट हाँ जो आपने कंसल्टेंट रखा है उसका फर्ज है ये कि वो एज पर डिजाइन वो उसको देखे और अप्रूव करे। अगर वो अप्रूव हाँ नहीं करेगा तो वो नहीं चल सके, वो नहीं पास नहीं होगी, उसका नक्शे वो नहीं पास ऐसे ही करेगा है, वो।
ऐसे ही है। तो वही मैं कह रहा था ना कि अप्रूवल, डिजाइन की एक तो अप्रूवल होती है, और फिर कंसल्टेंट अगर आपने रखा हुआ है जिसने देखना है कि डिजाइन इम्प्लीमेंट भी हुआ है, वो चाहे डिजाइनर, कुछ डिजाइनर्स खुद भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सुपरविजन कर रहे होते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है कि वो चीजें जो आपने लगा दी हैं वो लगा भी दी हैं, फर्ज करें डिजाइन होगी, डिजाइन में जनरली शकील साहब ऐसा नहीं होता। डिजाइन की चूंकि अप्रूवल लेवल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, और तो इसलिए वो आमतौर पर डिजाइन ठीक होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जो हो जाता है, और फिर दूसरा जब एग्जीक्यूशन होती है, अब अगर हाइड्रेंट लगा हुआ, मॉनिटर लगा हुआ, आपने टेस्ट भी कर लिया, कंसल्टेंट आया, उसने देखा, चला के दिखाएं जी, ये फायर होज कैबिनेट लगी हुई है, कनेक्ट करके दिखाएं, चल पड़ा है जी, चल पड़ा है। लेकिन बाद में 1 साल या 2 साल के बाद अगर वो उसकी पीरियोडिक चेकिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पानी अवेलेबल ना हो हाइड्रेंट के अंदर। ठीक है, होज जो कैबिनेट जो होज है वो फट गया हो, इसमें कोई फॉल्ट आ गया हो। ठीक है, तो वो उसकी ईयरली, आमतौर पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो हर साल उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं, और उसको एक सर्टिफाइड बॉडी होती है, इंस्पेक्ट करती है, और उसके ऊपर स्टिकर लगाना होता है कि ये किस डेट के ऊपर मैंने इसको चेक किया है। तो खास तौर पे ये जो सेफ्टी के जितने भी इश्यूज होते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर, वो सारे के सारे वो जो है वो चेक किए होते हैं। सेफ्टी गेट्स हैं। अब सेफ्टी गेट्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नॉर्मल गेट्स होते हैं। तो अब कुछ जाके कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स में सेफ्टी गेट हुआ है। सेफ्टी गेट क्या होता है? सेफ्टी गेट लॉक नहीं हो सकता, और वन साइडेड ओपन होता है। आप अगर अंदर कोई वाकया हो गया, आप बाहर निकलेंगे, आपने बस धक्का देना है, उसमें एक सेफ्टी बार होती है, उसको पुश करना है आपने, और वो दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पे सुना है कि वो लॉक लगे हुए थे बहुत सारे गेट्स के अंदर जो थे। हाँ। दूसरा ये भी, यानी अब वहां पे अब सेफ्टी बार्स नहीं थी वहां। सेफ्टी बाज वो नहीं थी। वैसे ही डे वो वो वैसे ही थे लॉक लॉक। थी। अब लॉक वहां पे चाबी पता नहीं किसके पास है जी, वो खोलनी है, तो वो ढूंढो बंदा, वो बंदा खुद बेहोश पड़ा हुआ है। फिर बहुत सारे गेट्स के ऊपर क्या हुआ था कि उन्होंने, शॉपकीपर्स ने अपने सामान को रखा हुआ था। जी वो जी। जो प्लास्टिक का जिस तरह बता रहे हैं, ये इस मार्केट में ज्यादा काम जो हो रहा था, वो ये डेकोरेशन की चीजें, इस तरह की प्लास्टिक बेस्ड जो होती हैं, जो कि पेट्रोकेमिकल फिर आ जाती है प्रोडक्ट। तो वो दरवाजे ही बंद थे आगे, यानी वो उनको हिंड्रेंस एक और क्रिएट कर दी गई थी। तो वो जनाब वहां भी नहीं हो सका। फिर एस्केप रूट्स जो होते हैं, आमतौर पे होता है कि आपने अपनी ड्रिल्स करनी होती हैं एवरी क्वार्टर, या साल में 2-3 दफा आप ड्रिल्स करते हैं, जिसमें लोगों को आप एक प्रैक्टिस से जो है वो करवाते हैं कि यार अगर कोई अनटूवर्ड हादसा हो जाए तो किस तरीके से, कहाँ कहाँ से आपने निकलना है, और क्या एक्शंस लेने में। वो भी इस तरह की हमारे यहाँ जनरली नहीं होती। कमर्शियल कॉरपोरेट सेक्टर में जिस तरह हमारी बिल्डिंग है, हमारी ड्रिल्स होती हैं हर 3 महीने बाद, या साल में 2-3 दफा ड्रिल्स होती हैं। एक फेक अलार्म जनरेट करते हैं, बताते नहीं हैं, और उसके ऊपर जनाब लोगों को उन्होंने बताया हुआ है आपने कहाँ कहाँ से निकलना है, एग्जिट रूट्स आपके कौन से हैं, आपने लिफ्टें यूज़ नहीं करनी। ठीक है, और वो एस्केप रूट्स जो होते हैं वो बकायदा प्लेस किए होते हैं हर एक जो है वो फ्लोर के ऊपर। तो वो फिर लोग आस्ता आस्ता वो आदी हो जाते हैं कि ठीक है जी, अगर ऐसा कोई वाकया हो गया तो यहाँ से हमने निकलना है। लेकिन अगेन बात वही है कि आप इस चीज़ को किस हद तक जो है इसका एहसास करते हैं, अपनी इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है आपकी। और वो फिर एक, जब तक एक माशरे की अंदर वो एक शऊर पैदा नहीं हो जाता, वो ये वाकयात होते रहेंगे। अब देखें, फिर मजबूर होके गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ये जो कि हादसात बहुत हो रहे थे अभी पिछले दिनों, जो है उन्होंने अपने जो थे ये वायलेशंस जो थी, उसके ऊपर जुर्माने बढ़ा दिए उन्होंने, 10-10 गुना बढ़ा दिया। जहाँ 300 रुपया था उसको 3,000 रुपया कर दिया। उसके ऊपर फिर हमने बहुत शोर मचाया, लेकिन वो मजबूर होकर फिर उनको करना पड़ा ना, कि यार ये नहीं लोग अमल कर रहे तो कैसे सही होंगे। अब वो उससे फर्क कुछ महसूस होना शुरू हो रहा है कि लोग यार जुर्माने के डर से जो है वो एहतियात करते हैं, इशारे की जो है वो, और तोड़ना या ओवर स्पीडिंग करना, वो काफ़ी हद तक चीज़ें फिर वो इस तरीके से काबू आ रही हैं। लेकिन फिर शोर भी मच रहा है जी कि हम एक तो ज़्यादातर यहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, बढ़ रही है लोअर मिडिल क्लास, तो हम इतने बड़े बड़े जुर्माने भी नहीं हम भर सकते। भी नहीं भर सकते तो एहतियात करें आप, हेलमेट पहने, स्पीड ओवर स्पीडिंग ना करें। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर ये गवर्नमेंट इस तरीके से। हेलमेट पे मुझे याद आया, आप आजकल आप रोज देखते होंगे कि हमारे मोटरसाइकिल सवार हेलमेट हाथ में लिए बाइक चला रहे होते हैं, और जो ही चौक आता है जहाँ पे पुलिस वाला की कोई वो हेलमेट पहन लेते हैं। यानी अगेन माइंडसेट देखें कि माइंड ये सेट। नहीं कि आप उसको पहने और आपकी सेफ्टी के लिए है,
उसको सिर्फ एज अ कंपल्शन वो ले रहे हैं कि क्योंकि उससे चालान हो जाने हैं, तो ये है। जब तक हमारी ये साइकी नहीं बदलेगी, जब तक हमें खुद एहसास नहीं होगा कि हेलमेट मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि मेरी जान के लिए, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे ये बचा लेगा, तब तक ये ऐसे ही रिजल्ट निकलेगा। यही मैं हम्म बात आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो बड़ी इस हेलमेट की मिसाल से वाजे हो जाती है कि हाथ में पकड़ लेना हेलमेट और लेकिन हम्म सर पे नहीं पहना। इसी तरह हम क्योंकि मैं वो फैक्ट्रीज में हमें जाना पड़ता है, हमारा मेरा काम इस तरह नोयत का है, तो फैक्ट्री में वो सेफ्टी शूज उनको दिए होते हैं, हेलमेट दिए होते हैं, लेकिन हराम है कोई वो एम्प्लॉय पहन ले ना। हम्म उन्होंने चप्पल पहन के ही वो जो है वो काम करना है वहां पे, और हेलमेट जो है कोई इधर उधर टांग देना है या रख देना है। तो ये वो माइंड सेट है, जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक हमें खुद एहसास नहीं होगा कि ये जरूरी है हमारी चीजें हमारे लिए, हम्म। तब तक ये ऐसे वाकयात जो है वो होते रहेंगे। मेरा तो ये नुक्ता नजर है, ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क समझ लें ठीक है, आप। अब उसके लिए ना देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहाँ ये वाकयात इस तरह के बहुत कम होते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया है, वह उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बिल्डअप कर दिया है ये शऊर पैदा करने का प्रोसेस। वो जो बच्चा, ये जो पहले को 3 साल बच्चे के जो होते हैं, उसमें ये मैथमेटिक्स इंग्लिश इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, उसके ऊपर तो ज़्यादा तवज्जो ये होती है उनकी कि सिविक जो हैं इस वक्त सिस्टम्स, सिविक फैसिलिटीज़ हैं, सिविक वैल्यूज़ हैं, वो क्या हैं, वो सिखाई जाती हैं उनको। आपने ये सेफ्टी वाली चीज़ें हैं, फिर आपने पेडेस्ट्रियंस का रिगार्ड करना है जो व्हीकल के ऊपर बंदा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सफाई का निज़ाम है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि वो एक एज होती है, अगर वहाँ से आप उस बच्चे के जहन में इस चीज़ को डाल देंगे, यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंसानी लाइफ की एक वैल्यू है, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाती हैं। दूसरा, हमें यानी एक तो उस पर भी काम करना होगा कि अपनी स्कूलिंग जो शुरू के 2-3 साल हैं कंपलसरी कर दें हम, इन चीज़ों को बच्चों के अंदर जो है इस शऊर को पैदा करना है। और दूसरा, फिर ये हमें करने पड़ेंगे ये जुर्माने, अगर वायलेशंस हो रही हैं, ऑडिट हो रहा है और वो ऑडिट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही एक जगह, तो फिर आपको जुर्माने करने पड़ेंगे। तो ये अब ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने करेक्टिव एक्शन भी लगाने हैं और फिर प्रिवेंटिव भी लगाने हैं। तो फिर शायद जाके अगले 15-20 साल में जो हालात शायद जो है वो बेहतर हो जाए। जनाब चले जी। शकील साहब, हाँ फिर जी, इस बस अब पर ख़त्म आपको करते हैं, अपना। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।